सेल एंड प्लांट सेल, यानी इस दोनों के अंतर क्या है, इस दोनों में अंतर क्या है जंतु कोशिका में और वनस्पति कोशिका में क्या होता है। तो जानेंगे कि पहले जानेंगे कि कोशिका क्या होता है। एनिमल्स का गोल होता है, क्या होता है वो गोल होता है, लेकिन पेड़ पौधे में क्या होता है चौकोर होता है। वो कैसा होता है चौकोर होता है और ये छोटा होता है, स्मॉल होता है। इसका कोशिका क्या होता है छोटा होता है, लेकिन प्लांट्स में होता है ये लार्ज यानी बड़ा होता है। ये क्या होता है बड़ा होता है। इसमें वैक्यूल्स कम होता है, यानी एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स क्या होता है छोटा होता है और प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ा होता है। पता था ना कि पानी का स्टोरेज ज़्यादा करता है वैक्यूल्स, तो इसलिए वैक्यूल्स इसमें बड़ा होता है। ठीक है। एनिमल सेल्स में क्या होता है सिलिया और फ्लेजला पाया जाता है, क्योंकि ये मूवेबल चीज में होता है और मूवेबल एनिमल्स होता है, प्लांट तो होता नहीं है, इसलिए इसमें सिलिया फ्लेजला पाया जाता है। फ्लेजला बड़ा होता है, सिलिया छोटा होता है। और इसमें सेल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्लांट्स में सेल वॉल, बताए थे ना प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल दिया गया है। उसके बाद क्या होता है इसमें लाइसोसोम पाया जाता है एनिमल सेल्स में, और इसमें प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड जो बताए थे कि प्लास्टिड 3 तरह का होता है, जिसको लवक बोलते हैं हिंदी में, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है भोजन बनाता है और पत्ती और तना को हरा रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है फल को रंग प्रदान करता है, और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है भोजन बना हुआ को जड़ तक पहुंचाता है। तो आज तक के लिए इतना ही सेशन खत्म करते हैं, मिलते हैं सेशन के साथ। तो जय। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल IQ क्लासेस। जैसा कि बिफोर क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सेल्स के बारे में, उसके बाद फिर सेल्स के डिफरेंस के बारे में, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। तो वेलकम टू बैक्स यूट्यूब चैनल्स बायोलॉजी के लिए IQ क्लासेस। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। डिफरेंस जान रहे थे एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बारे में। तो कल का सेशन यहीं तक लास्ट हुआ था, तो आज स्टार्ट यहीं से करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि एनिमल सेल्स का क्या होता है गोल्स होता है। एनिमल सेल्स क्या होते हैं गोल्स होते हैं, जो उसके सेल्स होते हैं वो गोल होते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स में क्या होता है वो चौकोर होता है, यानी चौकोर होता है, चौकोर टाइप्स का होता है। फिर उसके बाद एनिमल सेल्स का क्या होता है वो छोटा होता है। इसमें एनिमल सेल्स क्या होता है, एनिमल में सेल्स छोटा होता है, लेकिन प्लांट्स में सेल्स क्या होते हैं बड़ी होते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं एनिमल सेल्स में वो छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट्स में वो बड़े होते हैं। क्या होते हैं बड़े होते हैं। फिर एनिमल सेल्स में सिलिया फ्लेजला पाया जाता है। बिफोर क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिलिया और फ्लेजला क्या करता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जो मूवमेंट्स के लिए होता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें मूवमेंट्स का हेयर के जो पाया जाता है वो मूवमेंट्स के लिए पाया जाता है। लेकिन प्लांट सेल्स में जो है सेल वॉल पाया जाता है। फिर उसके बाद एनिमल सेल्स में जो है लाइसोसोम पाया जाता है, जो ईटिंग का काम करता है। मतलब वो जैसे हम बताए थे कि न्याय का काम करता है, उसी तरह ईटिंग का काम करता है, ये पाचन का काम करता है। और प्लांट सेल्स में प्लास्टिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट और थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। खाना बनाने का काम कौन करता है क्लोरोप्लास्ट, जो पत्ते और तने को क्या करता है हरा रंग प्रदान भी करता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है वो जड़ में भोजन का स्टोरेज करता है। और क्रोमोप्लास्ट फल को रंग प्रदान करता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग जानेंगे इस दोनों में सेम चीज़ कॉमन चीज़ क्या है। तो इस दोनों में झिल्ली पाया जाता है, यानी सेल मेम्ब्रेन्स। हम लोग ने सेल मेम्ब्रेन्स पढ़ा था कि एनिमल्स में भी पाया जाता है और प्लांट में सेल मेम्ब्रेन्स पाया जाता है, और सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पाया जाता है। उसके बाद सेकंड आता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड क्या आता है माइटोकॉन्ड्रिया। देन उसके बाद आता है राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
एक साइज देने के लिए सेल्स को, उसके बाद न्यूक्लियस कंट्रोलिंग के लिए, और गोल्जी बॉडी जो होता है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी जो खाना बन गया उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे सेल्स में कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस थोड़ा जानेंगे। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? अविकसित होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं? जिसे हम लोग खुली आंख से नहीं देख सकते, खुली आंख से नहीं देख सकते, खुली आंख से नहीं देख सकते, ठीक है, तो खुली आंख से नहीं देख सकते। उसके बाद लेकिन यूकैरियोटिक क्या होता है? वो यूकैरियोटिक वो विकसित होता है, यूकैरियोटिक विकसित होता है जिसे हम खुली आंख से देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल फॉर ह्यूमंस और भी जैसे चीज़ें, तो यूकैरियोटिक है। फिर वो छोटे होते, प्रोकैरियोटिक क्या होते? छोटे होते, सूक्ष्म होते। क्या होते? सूक्ष्म, जिसको हम लोग खुली आंख से नहीं देख सकते वो सूक्ष्म ही होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। और लेकिन ये क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ये क्या होते हैं? बड़े होते हैं। क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इसमें ये बनने में प्रोकैरियोटिक जो है, छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो जल्दी बन जाते हैं, कम समय में बन जाते हैं। लेकिन हम लोग जो बनते हैं, ह्यूमंस जो बनता है, यूकैरियोटिक सेल्स जितने भी होते हैं वो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। क्या लगता है? टाइम का ज़्यादा उसमें उपयोग होता है। फिर उसके बाद क्या जानेंगे कि सेल्स में जो है प्रोकैरियोटिक में श्वसन कौन करता है? श्वसन वाले भाग को जानेंगे। श्वसन वाले भाग में कौन सा प्रोकैरियोटिक में श्वसन करता है? तो जीव द्रव्य करता है श्वसन। कौन करता है? जीव द्रव्य। लेकिन यूकैरियोटिक में श्वसन का कार्य कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद जानेंगे कि यूकैरियोटिक में झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों पाया जाता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल, लेकिन यूकैरियोटिक में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। फिर जानेंगे कि एनिमल्स मतलब यूकैरियोटिक में भी प्लांट सेल और एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन्स पाया जाता है। राइबोसोम जानेंगे जो प्रोटीन बनाने का काम करता है, वो प्रोकैरियोटिक में 70S यानी सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, और 80S किस में होता है? यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं। आज का छोटा सा नोट जानेंगे कि इसको स्टार्ट देके लिख लेंगे। पूछते हैं कि होल्स्टीन गाय जो होती है, होल्स्टीन गाय एक दिन में 80 लीटर देती है, यानी 80 लीटर पर डे वो क्या देती है? मिल्क देती है। क्या देती है? मिल्क। क्या देती है? मिल्क, यानी दूध देती है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो इंग्लैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंग्लैंड में, मतलब ठंडे जगह में। और ये हमारे भारत में नहीं पाया जाता है। लेकिन इसका जो है हाइब्रिड जो है, इसका ब्रीडिंग किया गया है, इसके जीन को ट्रांसफ़र करके कुछ नया बनाने का कोशिश किया जा रहा है, अभी साइंटिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे सेल्स के अंदर हम लोग ने सारा कुछ पढ़ लिया। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम। तो हम लोग जानेंगे न्यूक्लिक के बारे में, यानी न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। उसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि 90% प्रोटीन पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और 10% क्या पाया जाता है? 10% DNA पाया जाता है। DNA यानी डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। अंडरस्टैंड? तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि DNA यानी डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और RNA पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या पाया जाता है? 2 चीज़ पाया जाता है, DNA और RNA, यानी डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसको सबसे पहले किसने देखा था? तो कार्ल बग्स ने। कौन देखा था? कार्ल बग। अवलोकन किया था, देखा था, ठीक है, अवलोकन किया था। और लेकिन वाटसन और क्रिक जो है क्या किया था? इसका मॉडल बनाया था। क्या किया था? मॉडल बनाया था। तो मॉडल ऐसा होता है,
ये मॉडल बनाया था, ये मॉडल जो है ये बनाया था कौन, किसने बनाया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि इसमें एलिमेंट्स कौन सा पाया जाता है, तो एलिमेंट्स फास्फोरस पाया जाता है। कौन सा एलिमेंट्स होता है इसमें, तो फास्फोरस एलिमेंट्स होता है। और बॉन्ड किस चीज़ का बना होता है, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड बना होता है। फिर से जान लेते हैं, डीएनए यानी डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये किस में पाया जाता है, तो न्यूक्लिक में यानी न्यूक्लियस में, और एक माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। उसके बाद देखा कौन था, अवलोकन कौन किया था, तो कार्ल बर्ग्स ने किया था। और मॉडल कौन तैयार किया था, वाटसन एवं क्रिक ने। इसमें एलिमेंट्स कौन सा पाया जाता है, तो फास्फोरस। देन बॉन्ड कौन चीज़ का पाया जाता है, बॉन्ड किस चीज़ का, हाइड्रोजन का बना होता है। और इसमें पार्ट जो बेस होता है, बेस, तो बेस किस चीज़ का, नाइट्रोजन का बेस बना होता है, नाइट्रोजन का बेस बना होता है। देन अब हम लोग जानेंगे कि डीएनए यानी डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में कि उसका जो है वो 4 कैटेगरी में बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड जिसको बोलते हैं। वो होता है ए और एटीजीसी, एटी के बीच में डबल बॉन्ड होता है और जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। बॉन्ड मैंने बताया था अभी जस्ट, हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। तो ए का मतलब होता है एडनीन, क्या होता है, एडनीन। ए का मतलब एडनीन, ए का मतलब एडनीन। और टी का मतलब होता है थाइनीन, क्या होता है, थाइनीन। और जी का होता है गुआनिन और सी का होता है साइटोसिन। इसी को बीच में हम लोग जानते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, और इसी पूरे ग्राफ को बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। एटीजीसी, डीएनए में तो एटीजीसी पाया जाता है, एटीजीसी। ठीक है, और बस टी को हटा देने के बाद क्या बन जाएगा, आरएनए, क्या बन जाएगा, आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एडनीन के जगह, एडनीन थाइनिन के जगह पे क्या होगा, यूरेसिल, क्या होगा, यूरेसिल। और गुआनिन और साइटोसिन ऑलरेडी उसमें होगा ही। फिर उसके जानेंगे डीएनए डबल हेलिक्स होता है और आरएनए सिंगल हेलिक्स का बना होता है। कितना, सिंगल हेलिक्स आरएनए और डीएनए डबल हेलिक्स। अब हम लोग जानेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम जो जिसमें डीएनए पाया जाता है और डीएनए के अंदर जीन होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। और हम लोग जानेंगे क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए पाया जाता है और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। और क्रोमोसोम के खोजकर्ता कौन है, वेल्डेयर, कौन है, वेल्डेयर। और क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 46, और पेयर में बोलेंगे तो जोड़े में 23 जोड़े। उसके बाद क्रोमोसोम के जो है, क्रोमोसोम का अगर बोला जाएगा तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। इसके ऊपरी पार्ट्स को बोलेंगे सैटेलाइट, क्या बोलेंगे, सैटेलाइट। और देन इसके साइड वाले पार्ट्स को आर्म्स बोलेंगे। और देन इसके नीचे वाले पार्ट्स को टाइलोमर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टाइलोमर, क्या बोलेंगे, टाइलोमर। उसके बाद जानेंगे जब क्रोमोसोम को खोजा गया, जब वेल्डेयर ने इसका खोज किया तो इसके अंदर कुछ इसको शंका लगा कि ये इसके अंदर क्या हो सकता है। तो जब इसे और थोड़ा मतलब इंक्रीज़ किया, यानी जब इसको फैलाया, जब इसको काट करके इसके अंदर देखा गया तो इसके अंदर देखा गया कि डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए, डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। जब इसको फैलाया, जब इसको थोड़ा डिक्रीज़ किया, फैलाया तो दिखता है डीएनए पाया जाता है। और डीएनए को और जब इसको फैलाया गया, जब इसको और डिक्रीज़ किया गया, मतलब इंक्रीज़ किया गया, ज़्यादा बड़ा किया गया, तो इसके अंदर जीन देखा गया। क्या देखा गया, जीन। और इसके खोजकर्ता कौन है, तो जोहान्सबर्ग। कौन है, जोहान्सबर्ग। कौन है, जोहान्सबर्ग। ठीक है, इसी के अंदर में इसी को, जीन को ही हम लोग क्या कहें, न्यूक्लियोटाइड। और इसी में एटीजीसी का एक पेयरिंग होता है। जैसे पहला पार्ट हुआ ए, फिर दूसरा पार्ट हुआ टी, फिर तीसरा हुआ जी, और चौथा हो गया सी। तो एटीजीसी। तो हम लोग जानते हैं यही क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए के अंदर भी जीन जो है यही गुण का निर्धारण करता है और यही गुण को ट्रांसफ़र भी करता है। अगर किसी का, मान लीजिए जैसे कोई गाजर है, अगर उसको वाइट करना है तो किसी जैसे मूली है, मूली वाइट कलर का होता है, तो
उसका जीन जो होगा, जीन जो कलर वाला होगा उसको निकाल के क्या किया जाएगा, जब ब्रीडिंग किया जाता है तो गाजर वाले में वो कलर वाला वो जीन को जो है डाल करके ब्रीडिंग किया जाता है, जिस कारण से गाजर क्या हो गया, वो वाइट हो जाता है। उसके बाद क्या अगर जैसे अभी पहले बैगन छोटा होता था, गोल होता था बैगन, अब लेकिन पहले बैगन क्या होता था, छोटा होता था, गोल होता था, है ना, पहले गोल होता था, तो गोल होता था, तो अब लेकिन बैगन क्या होने लगा, लंबा होने लगा, लंबा होने लगा, एकदम लंबा होने लगा। क्यों होने लगा, तो क्योंकि इसके जो जीन है, जीन को जो लंबा वाला जीन था तो उसको देखा गया, तो जिसमें देखा कि जीन में ATGC जो था उसमें देखा गया जो गुण लंबा वाला था, तो उसको निकाल करके क्या किया गया, एक छोटे वाले बैगन में ट्रांसफ़र किया गया और जिस कारण से वो बैगन लंबा होने लगा। तो देन आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिर से आप लोग जान लेंगे थोड़ा सा कि हाँ यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि DNA का ये डबल हेलिक्स क्या है, स्ट्रक्चर है, और RNA का ये क्या है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ह्यूमंस में जो होता है वो DNA पाया जाता है जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और वायरस में सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जिस कारण से इसको आसानी से खोल करके इसके अंदर चेंजिंग किया जा सकता है। तो इसके अंदर के बारे में हम लोग जान लेंगे आगे के बारे। RNA के बारे में जानेंगे। RNA क्या करता है, तो ये हमारे अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, संश्लेषण में सहायता करता है। कैसे, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है mRNA जिसको मैसेंजर RNA बोलते हैं, एक होता है tRNA यानी इसको ट्रांसफ़र RNA बोलते हैं, और एक होता है rRNA यानी एक रिसीवर RNA होता है। मैसेंजर यानी मैसेज भेजता है, ट्रांसफ़र यानी ट्रांसफ़र करता है, और रिसीवर यानी प्राप्त करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अगर हम लोग को जो भी प्रोटीन बनाना रहता है तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो 20 एमिनो एसिड का ज़रूरत पड़ता है, यानी 20 एमिनो एसिड का ज़रूरत पड़ता है, जो एनाबॉलिज्म क्रिया द्वारा क्या होता है, प्राप्त होता है, एनाबॉलिज्म द्वारा जो है निर्माण होता है। 10 ऑलरेडी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट रहता है, वो 10 बॉडी के अंदर ऑलरेडी बॉडी के अंदर क्या होता है, रहता ही है। तो 10 रहता है और बस हमको क्या चाहिए, 10 और एक्स्ट्रा चाहिए। तो इससे क्वेश्चन भी बनता है कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हमारे शरीर में एमिनो एसिड की ज़रूरत कितनी होती है, तो 20, और 10 ऑलरेडी बॉडी के अंदर होता है। 10 क्या करते हैं हम लोग बाहर से प्राप्त करते हैं, किससे, तो फूड से। किससे, तो फूड से। तो 20 एमिनो एसिड का ज़रूरत पड़ता है, किसके लिए, तो प्रोटीन बनाने के लिए। तो जो हम लोग क्या करते हैं, खाना से प्राप्त करते हैं 20 एमिनो एसिड जो प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए, तो 10 बाहर से प्राप्त करते हैं, 10 ऑलरेडी बॉडी के अंदर रहता। अब जानेंगे जैसा कि हम लोग कि mRNA का काम क्या होता है। mRNA का काम होता है छांटने का और पहचानने का, आइडेंटिफाई करता है कि कौन एमिनो एसिड है, ठीक है। तो मैसेंजर क्या काम करता है कि छांटने का और आइडेंटिफाई यानी पहचानने का काम करता है एमिनो एसिड को। किसको पहचानने का, तो एमिनो एसिड को। और फिर इसको जब पहचान लेता है, जब पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, छांट लिया, तो उसके बाद क्या करता है, ट्रांसफ़र RNA को इन्फॉर्म करता है कि भाई आप इसको लेके जाओ, क्योंकि मैसेंजर खुद तो लेके नहीं जा सकता, मैसेज करता है ना, वो मैसेज किया। तो एमिनो एसिड को कौन लेके जाता है, तो tRNA यानी ट्रांसफ़र RNA जो है वो क्या करता है, लेके जाता है किसके पास, राइबोज में। कहाँ है, राइबोसोम में। तो rRNA के पास जब पहुंच जाता है, rRNA क्या करता है, एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण कर देता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोटीन निर्माण हो जाता है। फिर जानेंगे क्या DNA से RNA बनाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है। हम लोग पढ़े थे कि DNA में 3 चीज़ पाया जाता है, 4 चीज़ पाया जाता है। ATGC, तो ATGC में T को हटा करके हम U लगा दें, यानी यूरेसिल अगर डाल दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, RNA। क्या बन जाएगा, RNA बन जाएगा। तो हम लोग पढ़े हैं अभी कि जस्ट थोड़ी देर पहले, तो DNA से हम लोग RNA बन सकते हैं। जब हम DNA से RNA बनेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन।
क्या आरएनए से डीएनए बनाया जा सकता है? क्वेश्चन रहेगा कि क्या आरएनए से डीएनए प्राप्त किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे? रिवर्स, यानी पीछे जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स होंगे तो क्या होगा? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? तो ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स जाएंगे तो बैक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। फिर क्या आरएनए से प्रोटीन बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है, क्योंकि आरएनए ही प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। आरएनए के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि वो 3 पार्ट्स में रहता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोज आरएनए। तो इससे प्रोटीन बनाया जा सकता है, और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। तो डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है, और आरएनए क्या निर्माण करता है? तो प्रोटीन का निर्माण करता है। डीएनए से आरएनए को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए को बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंड? अब हम लोग जानेंगे कि सेल डिवीजन, जैसे कि 9th में ये सेल डिवीज़न दिया गया है, फिर उसके 10th में भी है। हम लोग कंपटीशन में भी यूज करते हैं इसके बारे में। तो सेल डिवीजन्स के बारे में जानेंगे। सेल डिवीज़न, व्हाट इज़ सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न में क्या क्या होता है। तो सेल डिवीज़न को सबसे पहले जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हिंदी में क्या कहा जाता है। तो कोशिका विभाजन। क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। सेल मतलब होता है कोशिका, और डिवीज़न मतलब विभाजन। तो जानेंगे कि सेल डिवीज़न 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीजन 3 तरह से होते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं ए माइटोसिस। क्या बोलते हैं? ए माइटोसिस। ए माइटोसिस हिंदी में इसे बोलते हैं असूत्री, और डिवीजन को माइटोसिस डिवीजन को हम लोग बोलेंगे असूत्री विभाजन। हिंदी में क्या बोलेंगे? असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन। सेकंड आता है माइटोसिस। क्या आता है? माइटोसिस। पहला हो गया ए माइटोसिस, देन सेकंड क्या आता है? माइटोसिस। ए माइटोसिस के बाद माइटोसिस। तो असूत्री के बाद क्या होता है? समसूत्री। क्या होता है? समसूत्री विभाजन। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? समसूत्री विभाजन। फिर मियोसिस। तीसरा में क्या आता है? मियोसिस। मियोसिस को हिंदी में हम लोग बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोलेंगे? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। तो हम लोग एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे। लेट्स गो फॉर इट। तो अब हम लोग जानेंगे पहला क्या है? ए माइटोसिस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? असूत्री विभाजन। ये माइटोसिस प्रोसेस जो होता है वो किस में होता है? छोटे जीव में। किस में होता है? छोटे जीव में। किस में होता है? छोटे जीव में, जो प्रोकैरियोटिक होता है। छोटा जीव कौन होगा? प्रोकैरियोटिक। और हम लोग पढ़े हैं कि प्रोकैरियोटिक जो होता है वो, जिसे हम लोग खुली आंख से आसानी से नहीं देख सकते। क्या कर सकते हैं? खुली आंख से आसानी से नहीं देख सकते। खुली आंख से आसानी से हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है। उसके बाद जानेंगे कि माइटोसिस। ये माइटोसिस तो प्रोसेस हो गया। उसके बाद माइटोसिस यानी समसूत्री। समसूत्री ये क्या होता है? समसूत्री। इसको क्या बोलते हैं? समसूत्री। ये जो होता है सेल डिवीजन का काम, मतलब जितना टूटा उतना ही बराबर बनना, मतलब जल्दी क्षतिपूर्ति करता है। ये क्या करता है? जल्दी क्षतिपूर्ति करता है, यानी तुरंत क्विक स्टार्टेड हो जाता है। अगर कुछ भी होता है, जैसे कट गया या चोट लग गया या जल गया, तो वहाँ पे क्या होता है? माइटोसिस प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है, या माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, यानी समसूत्री। ये बॉडी में 98% होता है। कितना परसेंट होता है? 98%। 98% बॉडी में यही होता है, माइटोसिस प्रोसेस होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये माइटोसिस जान लिए, माइटोसिस जान लिए। अब हम लोग जानेंगे कि अर्धसूत्री यानी मियोसिस। क्या जानेंगे? मियोसिस। मियोसिस जो अर्धसूत्री होता है वो किस में होता है? रिप्रोडक्शन कार्य में होता है। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल का जो 46 क्रोमोसोम होता है संख्या में, और फीमेल का जो 46 क्रोमोसोम होता है, इसमें से 23 ट्रांसफ़र होता है, और इसमें से भी 23 ट्रांसफ़र होता है। 23 एंड इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 46 क्रोमोसोम हो जाता है, जो एक बॉडी निर्माण के लिए, गुण निर्धारण के लिए चाहिए था। और ये प्रोसेस कब होता है? तो 2% होता है। ये कितने परसेंट होता है? 2%। तो बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग किस में होता है?
माइटोसिस, देन 2% क्या होता है, मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। माइटोसिस यानी समसूत्री और मियोसिस यानी अर्धसूत्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे थोड़े से अर्धसूत्री विभाजन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। थोड़ा अर्धसूत्री विभाजन अच्छे से जान लेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन में कि मेल का जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46, और फीमेल में भी क्या होती है, क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। पेयर पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, या फिर मानव में गुणसूत्रों की कितनी जोड़ी पाई जाती है, मानव में गुणसूत्र कितनी जोड़ी पाई जाती है। तो ऑप्शन में रहेगा 23 जोड़ी, और अगर संख्या पूछा जाएगा तो वो 46 हो जाएगा। मेल का जो जानेंगे कि 44 जो क्रोमोसोम होता है, मेल और फीमेल में क्या होता है, वो ऑलरेडी इक्वल होता है। मेल में भी वो 44 क्रोमोसोम और फीमेल में भी वो क्रोमोसोम जो होता है सेम ही होता है, क्योंकि जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, तो फीमेल का भी वैसा ही रहता है, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, स्किन, फिर फिंगर्स, ये सब। तो वो जितना इक्वलिटी मेल्स में होता है उतना में फीमेल में भी होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। क्रोमोसोम के अंदर 2 कैटेगरी का जानेंगे कि 44 मेल और फीमेल में दोनों क्रोमोसोम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 44 क्रोमोसोम। लेकिन अगर लिंग निर्धारण करना हो, अगर सेक्स निर्धारण करना हो, तो वो कौन निर्धारण करता है, तो 2 ही क्रोमोसोम निर्धारण करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलोसोम। तो इसमें भी मेल में भी 44 क्रोमोसोम जो होता है, जिसको हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं, और फीमेल में भी 44 क्रोमोसोम जो होता है, जिसको ऑटोसोम बोलते हैं, वो इक्वल होता है मेल और फीमेल में। लेकिन लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो ओलोसोम, यानी 2 क्रोमोसोम क्या करता है, वो निर्धारण करता है जेंडर का। क्या चीज़ का, जेंडर का। तो ओलोसोम कहा जाता है 2 को, 2 निर्धारण जो करता है जेंडर का, तो उसे ओलोसोम कहते हैं, मेल और फीमेल में। मेल में वो 2 क्रोमोसोम जो होता है, जो जिसे ओलोसोम बोलते हैं, वो होता है एक्स और वाई। मेल में कौन सा होता है, जो लिंग निर्धारण करता है, एक्स और वाई, और फीमेल में होता है एक्सएस। क्या होता है, एक्स एक्स। और जब ये बढ़ या घट जाता है, तो इसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। क्या कहते हैं, सिंड्रोम। क्या कहते हैं, सिंड्रोम। अब हम लोग सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा जान, वीडियो में बने रहें। क्रोमोसोम की संख्या, सिंड्रोम क्या होता है, तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ना और घटना, लेस देन यानी अगर कम जाता है तो क्या होगा, क्रोमोसोम, वो सिंड्रोम का बीमारी कहलाएगा। और अगर यह बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, बीमारी का भी, वो बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है, तो वो सिंड्रोम कहलाएगा। वो बीमारी क्या कहलाएगा, सिंड्रोम। तो सिंड्रोम 4 तरह का जानेंगे। पहला है सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जिसको हम लोग टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है, और ये किसमें प्रॉब्लम्स होता है क्रिएट, तो ये बांझपन यानी फीमेल में होता है। ये किस में होता है, फीमेल में। टर्नर सिंड्रोम अगर पूछा जाए कि, और क्वेश्चन रहेगा कि टर्नर सिंड्रोम किस में पाया जाता है, टर्नर सिंड्रोम की बीमारी किस में देखी जा सकती है, स्त्री, पुरुष या उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग क्या मारेंगे, स्त्री, फीमेल। फीमेल में क्या होता है, ये 45 क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है, जिस कारण से बांझपन का प्रॉब्लम हो जाता है। सेकेंड आता है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, 47। और हम लोग जानते हैं कि बॉडी में ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम चाहिए, जो एक परफेक्ट बॉडी का निर्माण करता है। तो इसमें 47 हो जाती है। और ये बीमारी किस में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो मेल में। और मेल में ये क्या हो जाता है, नपुंसकता यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाता है, नपुंसकता। ठीक है, नपुंसकता। ठीक है, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाता है। सेकंड जान गए, टर्नर सिंड्रोम जान गए और क्लीन फिल्टर जान गए। और अब जानेंगे डाउन सिंड्रोम क्या होता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, और ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। या तो अंग इसमें बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। इसमें क्या होगा, अंग बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, या किसी का 5 फिंगर्स के बदला 6 फिंगर्स हो गया, तो वो बढ़ जाना या घट जाना को ही डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 47 होती है।
लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानेंगे कि पटाउ सिंड्रोम जो होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है, 47, और ये मेल और फीमेल में दोनों में होता है, मेल और फीमेल दोनों। इसमें क्या होता है कि इसमें अंग जो होता है, अंग इसमें घट जाता है, मतलब 2 हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, या 2 हो जाएगा, या फिर इसमें ज़्यादा हो जाएगा या घट जाएगा। और इसमें भी क्या होगा, ज़्यादा या घट जाएगा। तो डाउन सिंड्रोम जो है और पटाउ सिंड्रोम में बढ़ और घट जाता है, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग, वीडियो ज़्यादा बुरा ना हो इसलिए आज हम लोग ये सेशन को इस समय यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले कि अगर चैनल पे नए हैं जो भी, तो वो सब्सक्राइब कर ले, शेयर करे, कमेंट करे, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी आपको वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।